साथियों, मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चन बना रहा हूं। इसका क्या कारण केवल एक ही है कि मैं चाह रहा हूं कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी काफी अच्छी तरह निकल जाएं। कहीं टेंशन मत लीजिएगा। आप डिस्क्रिप्टिव जो आपने स्टडी करी है उसको और डीप स्टडी करेंगे तो अपने आप आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। फिर भी मैं कुछ मल्टीपल चॉइस की यूट्यूब पर मैं पहुंचा रहा हूं। इसको आप काफी लोगों को फॉरवर्ड कर दिया कि हमारे व्यूअर्स भी बढ़ सके और आपका काम भी बन सके। तो आप लोग प्लीज इसको मल्टीपल चॉइस की सीट को काफी लोगों को और आगे फॉरवर्ड करते जाइएगा। मैं पहला मल्टीपल चॉइस लेता हूं, अगले केमिस्ट्री का ही है। विच इज नॉट द क्रोमोफोर्स, इनमें से कौन सा क्रोमोफोर्स नहीं है। तो एक हमने पढ़ा था डाई के बारे में, DYE। डाई माने ऐसा कलर कंपाउंड जो कपड़े के धागे से फिक्स हो जाता है और वॉशिंग या सनलाइट द्वारा इजीली रिमूव नहीं होता, ऐसे कलर कंपाउंड को हम डाई कहते हैं। और एक साइंटिस्ट थे विट्स, जिन्हें हम फादर ऑफ डाई भी कहते हैं। उन्होंने बताया था कि जब भी किसी कलर कंपाउंड में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है क्रोमोफोर्स होता है जो कि कलर प्रोड्यूसर होता है, दूसरा होता है ऑक्सोक्रोम। जब ये दोनों ग्रुप पाए जाते हैं उस कंपाउंड में तो ऐसा कलर कंपाउंड डाई के कैरेक्टर को करता है बड़ा शो करता है। ऐसा कलर कंपाउंड डाई कैरेक्टर को शो करता है। तो ऐसे कंपाउंड जो कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, इट मींस अनसैचुरेटेड ग्रुप के फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम क्रोमोफोर्स कहते हैं। तो इन्हें हम क्रोमोफोर्स कहते हैं और यही कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर्स या कलर प्रोड्यूसर भी कहते हैं। अब इनमें से कौन सा क्रोमोफोर्स नहीं है, तो जो भी अनसैचुरेटेड नहीं होगा वो क्रोमोफोर्स नहीं होगा। सिंपल सा फंडा है। तो यहां C डबल बॉन्ड N दिया है, पक्की बात है ये भी क्रोमोफोर्स है, यह आंसर सही नहीं होगा। C डबल बॉन्ड O दिया है तो यहां डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये भी अनसैचुरेटेड है, तो ये भी क्रोमोफोर्स होगा, माने आपका ये भी क्रोमोफोर्स होगा, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। C डबल बॉन्ड C आ गया तो ये भी अनसैचुरेटेड है तो ये भी क्रोमोफोर्स है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अब ऑप्शन बचेगा क्या हमारा, NH2 का मतलब हुआ ये हो जाएगा हमारा ऑक्सोक्रोम, क्योंकि वो ग्रुप जो कि एसिडिक या बेसिक ग्रुप होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑक्सोक्रोम। तो AUX ऑक्सो और CHROME क्रोम। तो किसी भी कलर कंपाउंड में दो चीजें होती हैं, ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर्स। तो वो ग्रुप जो कि अनसैचुरेटेड होंगे उन्हें हम बोलेंगे क्रोमोफोर्स बोलेंगे, और जो अनसैचुरेटेड ग्रुप नहीं होंगे, एसिड या बेस ग्रुप के फॉर्म में होंगे, उन्हें हम बोलेंगे ऑक्सोक्रोम। जैसे OH है, NH2 है, SO3H है, OR है, ये सबके सब क्या है, हमारे ऑक्सोक्रोम ग्रुप हैं। तो ये तीनों तो थे हमारे क्या, क्रोमोफोर्स थे। लेकिन चौथा ऑप्शन जो था उसमें NH2 लगा था, इट मींस अनसैचुरेटेड ग्रुप नहीं था, इसलिए इसे हम बोलेंगे क्या, ऑक्सोक्रोम। और इसका आंसर सही क्या होगा, विच इज नॉट क्रोमोफोर्स। तो इनमें से क्रोमोफोर्स कौन सा नहीं है, तो चौथा वाला ही तो नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी ऑप्शन। ओके बेटा, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा जो सेकंड है वो ये कह रहा है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी डिपेंड्स अपॉन। तो अल्ट्रा वायलेट जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो डिपेंड करती है। तो कोई भी अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी जब उसमें इलेक्ट्रॉन को हम किसी सोर्स द्वारा लाइट को पास करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल ट्रांसफर हो जाते हैं और इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है बेटा। और जैसे ही हाई एनर्जी लेवल से में पहुंचने के बाद फिर से अपनी एनर्जी लेवल वापस लौटते हैं तो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट को किसी प्रिज्म से या किसी डिटेक्टर में पास करते हैं तो इसके फिंगरप्रिंट्स हमें प्राप्त हो जाते हैं, जिसकी हेल्प से हम पता लगा लेते हैं कि अननोन हमारा कंपाउंड है क्या। तो वह प्रोसेस जिसमें हम लाइट रेस को यूवी सोर्स से किसी इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन उस लाइट रेस को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद वो लो से हाई पहुंच जाएंगे और जैसे ही अपनी स्टेट में वापस लौटकर आएंगे तो उस लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करेंगे। उस रिफ्लेक्टेड लाइट से जो भी स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा उसे बोलेंगे अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रा। इसका मतलब है अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रा जो होता है वो न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं करता है, एटम के वाइब्रेशन पर भी डिपेंड नहीं करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड नहीं करता है, केवल इलेक्ट्रॉन के लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी में ट्रांसफर होने से, हाई से लो में ट्रांसफर होने से, इट मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होने से ही यूवी स्पेक्ट्रा डिपेंड करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। और एक बात बता दें, इसका जो रीजन होता है किसका, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो रीजन होता है वो 200 से 400 nm के बीच का होता है। तो इसका रीजन जो होता है वो 200 से 400 nm के बीच का होता है और यूवी स्पेक्ट्रा डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर है डी ऑप्शन। ओके बेटा, क्लियर हो गया आप लोगों को। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आना और जाना माने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब करना, तो लो से हाई में जाना और हाई से लो में जाने पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, जिससे यूवी स्पेक्ट्रा जनरेट होता है, जिसकी हेल्प से हम किसी कंपाउंड को कैरेक्टराइज कर पाते हैं।
क्लियर। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन या ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि हम तीसरा क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहां पर, बैथोक्रोमिक इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड। तो बैथोक्रोमिक इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, तो बैथोक्रोमिक ऐसा इफेक्ट होता है जो कि जब किसी भी कंपाउंड में से किसी ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन ऐसे ग्रुप द्वारा करते हैं जो लैम्डा मैक्स को मतलब लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, ऐसे शिफ्ट को या इफेक्ट को हम बोलते हैं बैथोक्रोमिक इफेक्ट कहते हैं या शिफ्ट कहते हैं। तो वह शिफ्ट जिसमें लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है किसी ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन द्वारा, तो इस तरह के इफेक्ट को बोलते हैं हम बैथोक्रोमिक इफेक्ट या शिफ्ट कहते हैं। अब पक्की बात है कि जो रेड लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी काफी अधिक होती है, बहुत दूर से भी रेड कलर की लाइट हमें दिखाई दे जाती है। इसका मतलब है जो हाई इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, जो लैम्डा मैक्स को बढ़ा रहा है, इसका मतलब हो ना हो वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट जो है उसका एक नाम और भी हो सकता है रेड शिफ्ट। इसका ऑप्शन का सही आंसर, तीसरे का सही आंसर होगा क्या हमारा रेड शिफ्ट। इसका मतलब है कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट इट इज आल्सो नोन एज रेड शिफ्ट। तो इसको रेड शिफ्ट भी कहते हैं कि रेड कलर की लाइट जो होती है बहुत दूर से दिखाई देती है, इसकी वेवलेंथ काफी अधिक होती है, ये बहुत दूर से, इसलिए रेड सिग्नल का यूज किया था गाड़ियों को स्टॉप करने के लिए। इसका मतलब है तीसरे का सही आंसर होगा हमारा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही होगा। ओके, आप लोग क्लियर करते आइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से निकल रहे होंगे। ग्रीन शिफ्ट तो होगा नहीं, ब्लू शिफ्ट होगा नहीं, येलो शिफ्ट होगा नहीं, बचे क्या, बहुत दूर से दिख रहा है लैम्डा मैक्स बढ़ रहा है, मतलब क्या है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इट मींस इट इज आल्सो नोन एज क्या है रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। और मैं लिख भी रखा है यहां पर, बैथोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब होता है रेड शिफ्ट, और एक और होता है हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। हाइपोक्रोमिक इफेक्ट को बोलते हैं ब्लू शिफ्ट, जो कि इंटेंसिटी को घटाता है उसे बोलते हैं ब्लू शिफ्ट, जो बढ़ाता है उसे बोलते हैं रेड शिफ्ट बोलते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। लिखा है ग्लाइकॉल ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉर्म्स। माने जब भी कभी ग्लाइकॉल को हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म कर देते हैं तो क्या फॉर्म होता है, क्या बनता है। भैया ये क्वेश्चन तो आपको समझना ही पड़ेगा, और इसकी 2-3-4 रिएक्शन होती हैं कि जब हम ग्लाइकॉल को ZnCl2 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो बाय डिहाइड्रेशन एस्टल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा। जब हम ग्लाइकॉल को 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर पर गर्म कर देंगे तो वो डिहाइड्रेशन द्वारा इथाइलिन और इपॉक्साइड माने इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा, इथाइलिन इपॉक्साइड बना देगा। माने जब 2 कार्बन ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो इसे बोलते हैं इपॉक्साइड, तो इथाइलिन इपॉक्साइड बना देगा। जब हम ग्लाइकॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंस में एक्सिस में गर्म करते हैं, एक्स माने उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्सिस में मिलाते हैं, एक्सिस वर्ड का यूज होता है, तो वहां बन जाता है हमारा डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल, माने OH CH2 CH2O CH2 CH2OH, तो डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल बन जाएगा। लेकिन उसने एक्सिस वर्ड का तो यूज किया नहीं है। तो जब भी कभी हम ग्लाइकॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो उसके 2 मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाएंगे और कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा CH2 यहां पर O बन जाएगा, ये CH2 हो जाएगा और ये CH2 हो जाएगा। इसका नाम होता है डाइऑक्सेन, डाइऑक्सेन ऑक्सेन होता है। तो जब हम ग्लाइकॉल को H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो बाय डिहाइड्रेशन डाइऑक्सेन बन जाता है। लेकिन जब एक्सिस में करते हैं तो बनता है हमारा डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल। और कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लें या इसी में ले लें H3PO4 ले लें, तब भी हमारा यही बन जाएगा। तो जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं या H3PO4 लेंगे तो बनेगा हमारा डाइऑक्सेन। लेकिन जब कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्सिस में ले लेंगे या H3PO4 एक्सिस में ले लेंगे तो हमारा बन जाएगा इथाइलिन डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल बन जाएगा। और जब 500 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे तो इपॉक्साइड बन जाएगा। जब ZnCl2 ले लेंगे तो एस्टल्डिहाइड बन जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसकी रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एल्कोहल चैप्टर से, ठीक है ना बेटा। इसका ऑप्शन सही क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा डाइऑक्सेन। माने क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है आपका डाइऑक्सेन। आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, तभी मैं क्वेश्चन और बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि मेरा क्वेश्चन बनाए हुए क्वेश्चन आप लोगों को काफी काम आ रहा है। और कई बच्चों को और भी फॉरवर्ड करिएगा, किसी भी कॉम्पिटिशन पढ़ते हैं उन सब बच्चों को आप फॉरवर्ड करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
पांचवा क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि ग्लिसरॉल व्हेन हीटेड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ HI, माने जब भी हम ग्लिसरॉल में बहुत कम मात्रा में HI को मिलाते हैं तो क्या बनेगा। तो पक्की बात है कि जब ग्लिसरॉल को लेंगे उसमें 3HI मिला देंगे तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और तीनों जगह से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और वहां पर तीन जगह पर I आ जाएगा और I आ जाएगा। फिर जब दोबारा हम हीट कर देंगे तो गर्म करने पर I2 बाहर निकल जाएगा और कंपाउंड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और I बन जाएगा। फिर अगर इसमें हम और HI को मिला देते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वहां I जुड़ेगा जहां H कम होते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार जहां पर H की संख्या कम होती है वहां पर I जुड़ जाता है, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, ऊपर वाला CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये बन जाएगा CH सिंगल बॉन्ड I और सिंगल बॉन्ड CH2 I बन जाएगा। जब इसे हम दोबारा हीट करेंगे तो फिर इससे I2 बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें फिर हम HI को अगर हम जोड़ देते हैं तो बेटा क्या बन जाएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ जहां पर H ज्यादा होते हैं वहां पर H और जोड़े जाते हैं, ये मार्कोनिकॉफ का रूल है। तो कंपाउंड बन जाएगा CH3 और ये भी CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और बीच वाले कार्बन से I आकर जुड़ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि ग्लिसरॉल की रिएक्शन जब हम HI से स्मॉल अमाउंट में करेंगे तो क्या बनेगा। तो जब हम इसकी कम क्वांटिटी में करेंगे HI से तो पक्की बात है बनेगा क्या हमारा, एलाइल आयोडाइड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 I बनेगा। इसका नाम होता है एलाइल आयोडाइड, इसका नाम होगा, तो एलाइल आयोडाइड बनेगा। लेकिन जब एक्सिस में करेंगे और HI को मिलाएंगे, ज्यादा क्वांटिटी मिलाएंगे तो बन जाएगा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो ध्यान रखिएगा ग्लिसरॉल की रिएक्शन जब हम स्मॉल क्वांटिटी में HI से करेंगे तो एलाइल आयोडाइड बनेगा, लेकिन जब एक्सिस में करेंगे, ध्यान रखिएगा एक्सिस में करेंगे तो बनेगा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बनेगा। लेकिन उसने कहा क्या कहा, उसने कहा है स्मॉल अमाउंट में बनने पर क्या बनता है भैया, तो स्मॉल अमाउंट में यूज करने पर बनेगा एलाइल क्या बनेगा हमारा, आयोडाइड बन जाएगा। ये एल्कोहल गलत लिख दिया मैं गलती से, इसमें एल्कोहल नहीं आएगा, क्या आएगा, आयोडाइड आएगा, आयोडाइड आ जाएगा। तो आप प्लीज ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, सी ऑप्शन सही होगा हमारा क्या, एलाइल आयोडाइड हो जाएगा। ना एस्टिक एसिड बनेगा ना फॉर्मिक एसिड बनेगा, नन ऑफ दिस तो संभव ही नहीं है, एलाइल वाला कंपाउंड बनेगा। और चूंकि एल्कोहल मैंने गलत दे दिया इसमें तो क्या होगा, एलाइल आयोडाइड बन जाएगा। तो एलाइल आयोडाइड का सही ऑप्शन हो जाएगा एलाइल आयोडाइड। ऑप्शन नंबर सी का क्या होगा, ऑप्शन 5 में का सही आंसर है सी वाला। ओके, मैं अब आगे देखता हूं और भी, और क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, डीपली समझिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। पूरा क्वेश्चन समझने के बाद आप आगे बढ़ा करें, ऐसा नहीं कि फटाफट आगे बढ़ाते जा रहे हैं आप, ऐसा मत करिएगा प्लीज। अब हम लोग छठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा था कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मान इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो ऐसे सभी कंपाउंड जो कि नॉन पोलर होते हैं, जो रिएक्शन नहीं करते हैं, वो सभी उनका बॉइलिंग पॉइंट तो हाईएस्ट होगा ही नहीं। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये कोई एसोसिएट मॉलिक्यूल नहीं होंगे, जब मॉलिक्यूल एसोसिएट नहीं होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट हाई तो होगा ही नहीं। तो ये तो ऑप्शन हमारा है ही नहीं है। दूसरा क्या बता, ईथर वाला, तो ईथर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं, सभी लोगों को मालूम है, तो ये भी हाइड्रोजन, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाईएस्ट नहीं होगा। अब बचा हमारे पास एस्टल्डिहाइड, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H है, ये कुछ पोलर होता है, लेकिन इसकी अपेक्षा में अगर हम देखें तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O H। अब ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच कौन है, हाइड्रोजन अटैच है, ये किसी अदर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से एसोसिएट हो जाएंगे, जिस कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट हो जाएगा। इसका मतलब है छठवें का सही आंसर पक्का है एथाइल एल्कोहल, यानी छठवें का सही आंसर क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्योंकि वो सभी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है उनके बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होते हैं। क्लियर, आपको सबको समझ में आएगा छठवें का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं।
सातवां वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल सी बात है, फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज। अब इसको बेंजाइल अल्कोहल नहीं कहेंगे, क्योंकि फिनॉल और अल्कोहल में डिफरेंस क्या होता है कि जब भी कभी किसी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होता है OH ग्रुप, तो ऐसे कंपाउंड को फिनॉल या फिनॉल डेरिवेटिव्स कहते हैं। लेकिन जब भी कभी किसी एलिफेटिक चेन से अटैच्ड होता है हमारा OH ग्रुप, तो ऐसे कंपाउंड को हम एल्कोहल या एल्कोहल डेरिवेटिव कहते हैं। तो फिनॉल और अल्कोहल में डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस। तो फिनॉल और अल्कोहल में मेजर डिफरेंस हमारा होगा कि जब भी बेंजीन न्यूक्लियस से अटैच्ड होगा OH ग्रुप तो उसे बोलेंगे फिनॉल, और जब कोई साइड चेन से या एलिफेटिक चेन से अटैच्ड होगा OH ग्रुप तो ऐसे कंपाउंड को हम एल्कोहल कहते हैं। और एल्कोहल के लिए क्या होता है? कार्बिनॉल हो जाता है। अब इसके लिए क्या हो जाएगा? फिनॉल। तो फिनॉल का एक नाम और भी होता है केटेचॉल। का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी बेंजीन से लगा हुआ होता है 2 OH ग्रुप, तो एक OH ग्रुप ये लगा है, दूसरा ऑर्थो पोजीशन पर ये लगा है, तो इसका नाम होता है केटेचॉल। अगर एक छोड़ के लगा है तो रिसोर्सिनॉल, और 2 छोड़ के लगा है तो क्विनॉल इसका नाम हो जाता है। लेकिन हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन पुटअप किया आप लोगों से कि फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज, तो फिनॉल का एक नाम और भी होता है, कॉमन नेम, इसे बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। तो कार्बोलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज फिनॉल, या फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। तो आपको ये कहीं ना कहीं लर्न करना पड़ेगा। तो 7वें का सही आंसर होगा हमारा कौन सा वाला? सी वाला हो जाएगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अरे भैया, यहाँ एच नेचर तो पूछा नहीं, उन्हें पूछा क्या? बॉइलिंग पॉइंट पूछा हुआ है। तो फिर थोड़ा मैं एच नेचर के बारे में बता देता हूं। सबसे ज्यादा एसिडिक अगर नेचर होता है तो वो होता है मेटा वाले का, मतलब मेटा मतलब रिसोर्सिनॉल का होता है। उससे कम अगर जो एसिडिक नेचर होता है वो पैरा वाले का, माने क्विनॉल का होता है। और सबसे कम होता है ऑर्थो वाले का, मतलब केटाचोल का होता है क्या? एसिडिक नेचर। तो अगर एसिड नेचर के बारे में अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा होता हमसे तो इसका आंसर हो जाता है मेटा वाला, मतलब मेटा वाला कंपाउंड, फिर पैरा वाला, फिर ऑर्थो वाला, मतलब फिनॉल के डेरिवेटिव्स। तो ये सबके सब क्या है? फिनॉल के क्या डेरिवेटिव है। क्या केटाचोल हुआ और चाहे हमारा क्या हुआ? रिसोर्सिनॉल हुआ। ये डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल है, ये सब क्या डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल है। लेकिन उन्होंने ये पूछा ही नहीं है। पूछा उन्होंने क्या हमसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो पहले बताता हूं कि फिनॉल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबने मुझसे समझा हुआ था 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। माने अगर, और तीनों क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड होते हैं, तीनों के तीनों क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड, तीनों में ही इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका? केटेचोल का। केटेचोल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, माने ये 105 पर पिघल जाता है। और रिसोर्सिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 117 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 117 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका मतलब है फिनॉल का, जिसे हम बोलते हैं कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसका होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका 117 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या? मेल्टिंग पॉइंट। अब उन्हें पूछा तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, सर आप मेल्टिंग पॉइंट बता रहे हैं। हाँ नहीं, मैं बॉइलिंग पॉइंट बताता हूं। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता 182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका 240 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें, किसका? रिसोर्सिनॉल का देखें, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता है 277 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा बहुत माइनर यहां वहां हो सकता है, यही बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब है सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है रिसोर्सिनॉल का। और रिसोर्सिनॉल का एक नाम भी होता है मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, यानी कि 1 पर और 3 पर जब OH ग्रुप लगा होता है तो बोलते हैं मेटा डाइहाइड्रोक्सी, क्या बोलते हैं? बेंजीन। इसका मतलब रिसोर्सिनॉल। और इसको बोलते हैं केटेचोल, या बहुत सी बुक में लिखा है पायरो केटेचोल, पायरो केटेचोल, CATCHEOL, तो पायरो केटेचोल भी कहते हैं। तो हमें आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट 277 डिग्री सेंटीग्रेड रिसोर्सिनॉल का होगा, उससे कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट किसका? हमारा 240 किसका हो जाएगा? केटेचोल का। और सबसे कम होता है किसका? फिनॉल का होता है। और सबके सब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और सबके सब सॉलिड कंपाउंड होते ही होते हैं। इसका मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो सबसे ज्यादा होगा हमारा किसका? तीसरे वाले का, फिर दूसरे वाले का, फिर पहले वाले का। नहीं, बी ऑप्शन इसका सबसे सही आंसर होगा, है
है ना, क्लियर। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा होगा रिसोर्सिनॉल का, उससे कम होगा कैटेचोल का, सबसे कम होगा किसका, फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होगा। और मेल्टिंग पॉइंट का अगर वो ऑर्डर पूछे तब भी यही हो जाएगा, आप लोग खुद देख रहे हैं भैया, देखिएगा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। और अगर एच नेचर पूछे तो भी उस तरह से हो जाएगा हमारा। तो इसका मतलब अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग और कुछ पूछे तो सबसे ज्यादा हो सकल है। अगर एक और होता क्विनॉल, तो क्विनॉल का फॉर्मूला क्या होता बेटा हमारा, ये वाला होता बेंजीनिन, एक OH ग्रुप यहां लगा होता, एक OH ग्रुप यहां लगा होता, तो इसका और भी ज्यादा होता है। तो जैसे से दोनों OH ग्रुप की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वैसे से बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट और एच डेकर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये ट्रिक्स है, ये आप याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9th क्वेश्चन में वो बंदा पूछ रहा है द रिएक्शन OCH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 माने एराइल ईथर को जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड जब गर्म करेंगे तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एराइल कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, या हम कह सकते हैं ऑर्थो एलाइल फिनॉल कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। इस रिएक्शन को कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं। तो भैया आपको मालूम है कि जब भी कभी हम OCO-CH3 लेते हैं तो फिनाइल एसीटेट को लेते हैं, उसको AlCl3 में जब हीट कर देते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिडोफिनॉल बन जाता। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं फ्राइज रिएक्शन, FRIH फ्राइज रिएक्शन कहते हैं। और जब भी कभी हम बेंजीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करते हैं या एराइल हैलाइड से करते हैं और उसमें टॉलुइन या एसिडोफिनॉल बन जाता, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं फीडल क्राफ्ट रिएक्शन, FRIDL फीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। अब बचा परकिन, तो परकिन में क्या होता है कि जब भी कभी हम बेंजल्डिहाइड को लेते हैं और इसमें मिला देते हैं एस्टिक एनहाइड्राइड को मिक्स कर देते हैं, एस्टिक एनहाइड्राइड को मिला देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिड, तो बन जाता सिनेमिक एसिड बन जाता है, सिनेमिक एसिड बन जाता है। इसे बोलते हैं परकिन रिएक्शन। तो बचा क्या है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। हाँ, क्लीमेंसन में ऐसा होता है कि जब कोई एलाइल ईथर को 200 टेम्परेचर गर्म करेंगे तो ऑर्थो एलाइल फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट माने एराइल ग्रुप का क्या होगा, रीअरेंज हो गया, तो क्या रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इसका सही आंसर होगा 9 वाले का क्या, बी ऑप्शन सही होगा। आराम से समझिएगा और लोगों को फॉरवर्ड करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं और भी अधिक इस तरह के और यूट्यूब वीडियो बना सकूं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10वां क्वेश्चन जो हमारा दिया है वो रिएक्शन बेस्ड दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई ऐसा कुछ करना है कि जब भी कभी हम लेते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड, मतलब बेंजीन, उस पर OH लगा है, यहाँ O लगा है। आप जब इसे केमोफ्लोरेसेंस में ऑक्सीडाइज कर देंगे तो बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। और जब किसी सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन हम कर देते हैं किससे, एसिटाइल क्लोराइड से करते हैं, तो CH3COCl से कर देते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ पाइरीडीन की प्रेजेंस में कर देते हैं, तो हमारा कंपाउंड फॉर्म हो जाता है कुछ ये वाला, यहाँ आ जाता है OCO-CH3 बन जाता है और यहाँ जाता है COOH, और इसे बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज एस्पिरिन। तो एस्पिरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब है आयोडेक्स कब बनता है, जब सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन हम मिथाइल अल्कोहल से करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारा मिथाइल सैलिसिलेट बनता है, जिसे बोलते हैं आयोडेक्स। जब हम सैलिसिलेट की रिएक्शन फिनॉल से करते हैं POCl की उपस्थिति में, तो बनता है फिनाइल सैलिसिलेट माने सैलोल बनता है। लेकिन जब हम सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से करते हैं प्रेजेंस ऑफ पाइरीडीन, तो बनता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये क्या है, जिसे बोलते हैं एस्पिरिन। एक ऐसी दवा है जो दर्द निवारक है, पेन किलर मेडिसिन है, तो इसका यूज किया था पेन किलर मेडिसिन को बनाने में। तो हमारा ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा, ए बनेगा हमारा क्या, सैलिसिलिक एसिड, और जो बी बनेगा वो बनेगा क्या, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, या इसे बोल सकते हैं क्या, एस्पिरिन। इसका 10वें का सही आंसर होगा एस्पिरिन। भाई डीप पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा और पूरा समझ के पढ़िएगा, और लोगों को ये सारे यूट्यूब हमारे वीडियो फॉरवर्ड करते रहिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11वां क्वेश्चन देखते हैं। बेंजल्डिहाइड ऑन कंडेंसेशन विद KCN फॉर्म। तो जब बेंजल्डिहाइड को हम क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड का कंडेंसेशन कर देते हैं
किसकी प्रेजेंस में, हम KCN। तो आपको मालूम है KCN इसमें लेते हैं हम एल्कोहलिक। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको लर्न भी तो करना पड़ेगा। तो 2 मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के लेते हैं और KCN प्रेजेंस में कंडेंसेशन कर देते हैं तो कंपाउंड कुछ हमारा इस तरह का बन जाता है कंडेंस प्रोडक्ट। CH, यहां आ जाता है हमारा OH ग्रुप, यहां C डबल बॉन्ड O आ जाता है और यहां आ जाता है हमारा एक और बेंजीन रिंग। इसका नाम होता है बेटा क्या, हमारा बेंजोइन बन जाता है, बेंजोइन। तो जब भी बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल को हम एल्कोहलिक KCN के प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KCN प्रेजेंस में कंडेंस करते हैं तो बेंजोइन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। और इसे आपने खूब अच्छी तरह समझी होगी और पढ़ी होगी। तो इसका मतलब इसका सही आंसर होगा इस 11वें क्वेश्चन का क्या होगा, C ऑप्शन सही होगा, बेंजोइन। तो इसका मतलब है बेंजल्डिहाइड के जब मॉलिक्यूल को हम एल्कोहलिक KCN प्रेजेंस में कंडेंस करेंगे तो बनेगा बेंजोइन। कंडेंस प्रोडक्ट इस फॉर्म क्या है, बेंजोइन। तो बेंजोइन बन जाएगा। भाइयों बहनों और साथियों मेरे, आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को फॉरवर्ड भी करिएगा। मैं हर क्वेश्चन बाद ये बात बोल रहा हूं क्योंकि जितने अधिक लोग देखेंगे उतने अधिक लोगों का काम बनेगा, क्योंकि वही सिलेबस है जो आप पढ़ रहे थे। इसको प्लीज फॉरवर्ड करते रहिएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बेंजल्डिहाइड डज नॉट टू रिएक्ट विद, अब किससे बेंजल्डिहाइड रिएक्शन नहीं करता है। अब बेंजल्डिहाइड का भैया फार्मूला तो ये होता है, बेंजीन उस पर लगा होता है CH डबल बॉन्ड O लगा होता है। अब इसमें जब हम NaHSO3 को मिला देते हैं तो सोडियम बाई सल्फाइड ऑफ बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो भाई ये रिएक्शन तो होगी, क्यों, क्योंकि ये ऐसा कुछ बन जाएगा, यहां आ जाएगा OH और यहां आ जाएगा NaSO3 आ जाएगा। अब हम इसमें फिनाइल हाइड्रोजन मिला दें, माने C6H5NH.NH2 को मिला दें तो भैया ये भी रिएक्शन करके क्या बना देगा, हमारा सिर्फ बेस या एल्डिहाइड का अमीन बना देगा, माने CH डबल बॉन्ड N और NH और यहां आ जाएगा C6H5। तो ये भी रिएक्शन करेगा। अगर इसमें टॉलरेंस रीजन भी लेते हैं, इसका शॉर्ट फार्मूला था Ag2O, तो भैया ये बना देगा हमारा क्या, बेंजोइक एसिड। तो भाई ये भी रिएक्शन संभव हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि बेंजल्डिहाइड जो है वो NaHCO3 के साथ में सोडियम बाई सल्फाइड ऑफ बेंजल्डिहाइड बनाएगा, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में एल्डामीन बनाएगा जिसे हम बोलते हैं सिर्फ बेस, उसको बना देगा और Ag2O के साथ में बेंजोइक एसिड बना देगा। अब फेलिंग सोल्यूशन से ये रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि फेलिंग सोल्यूशन का यूज किया जाता है एल्डिहाइड और कीटो कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसका मतलब है कि जो बेंजल्डिहाइड और एल्डिहाइड कंपाउंड होते हैं वो फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन नहीं करेंगे। इसका मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फेलिंग सोल्यूशन। डी ऑप्शन में 12वें का सही आंसर क्या होगा, फेलिंग सोल्यूशन। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि एल्डिहाइड और कीटो कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो फेलिंग सोल्यूशन का यूज किया जाता है। क्लियर। तो ये हो गया हमारे 12 क्वेश्चन। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, ये क्वेश्चन समझ में आपको आ रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिएगा और सारे तरह के स्टूडेंटों को जो फॉरवर्ड करिएगा, सभी के ये क्वेश्चन काम आएंगे। चाहे वो कोई कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी तैयारी कर रहे हो, सबके काम आने वाले ये क्वेश्चन है। तो प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, नेक्स्ट